जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आइए जानते हैं आरटीई क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। कब? यानी कि 2002 में संविधान की जो संशोधन है 86वें संशोधन अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था, किसमें? राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। कब? 4 अगस्त 2009 को। और इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में को लागू कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। आरटीई का ऑफिशियल नाम जो है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो धारा है 12 आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में, देखिए धारा 12 के अनुसार आरटीई के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों को 25% जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखा गया। यानी कि कोई भी प्राइवेट विद्यालय है जिसमें उसके 100% में से 25% गरीब बच्चे के प्रवेश दिया जाएगा। क्लियर है? प्राइवेट विद्यालयों में गरीब विद्यार्थियों को, यानी जो गरीब बच्चे हैं उनको 25% आरक्षण रखा गया है। धारा 13 प्रति व्यक्ति फीस लेने का जो शुल्क है, यानी शुल्क जितना, अगर प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग शुल्क लेते हैं तो जितना भी शुल्क लेते हैं उसका 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर प्रति व्यक्ति से जो फीस लेते हैं, अलग अलग सबसे अलग अलग तरीके से फीस ले रहे हैं, तो अगर ये बात पता चली तो उसको जितना फीस होगा उसका 10 गुना जुर्माना देना होगा। क्लियर है? धारा 14 किसी बालक के पास, अगर कोई बालक है उस बालक के पास मान लीजिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो, तो इस स्थिति में विद्यालय प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि इस स्थिति में भी विद्यालय को उस विद्यार्थी का प्रवेश लेना होगा। अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके आधार पर उसको ऐसा नहीं है कि उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, कभी एडमिशन लिया जाएगा। ये धारा 14 के अंतर्गत। धारा 15 बच्चों को शैक्षणिक वर्ष यानी कि एकेडमिक ईयर के प्रारंभ में प्रवेश दिया जाने, यानी कि जब एडमिशन का प्रारंभ होता है उसी समय एडमिशन दिया जाता है, प्रारंभ में। धारा 16 विद्यार्थी को न तो क्लास में फेल किया जा सकता है और न ही क्लास से निकाला जाएगा। अगर कोई विद्यालय में कोई विद्यार्थी प्रवेश ले लिया है कक्षा 8 तक का, तो उसको उस क्लास में फेल नहीं किया जाएगा और ना ही उसको बीच में उसको निकाला जा सकता है, वहां से उस विद्यार्थी को नहीं निकाल सकते और ना ही उस क्लास में उसको फेल कर सकते हैं। ये धारा 16 कहता है। धारा 17 कहता है बच्चों को शारीरिक दंड या प्रताड़ित करना मना है, यानी कि बच्चों को आप शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। तो आप बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? धारा 24 कहता है शिक्षक के कर्तव्य, यानी कि शिक्षक का जो कर्तव्य है, शिक्षक अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता है। शिक्षक का जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्यों को उसको भली भांति पालन करना होगा। धारा 24 कहता है। धारा 27 कहता है आरटीई के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, यानी कि शिक्षक को है
केवल शिक्षण कार्यों में लगाया जा सकता है, उसके अलावा किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। किंतु कुछ कार्य ऐसे हैं इसके अलावा उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे शिक्षक को जनगणना कराना, चुनाव कराना, आपदा प्रबंधन, इन कार्यों में लगाया जा सकता है। इन कार्यों को छोड़कर और अन्य किसी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक का काम होता है जनगणना कराने का काम, चुनाव कराने का काम। अगर किसी प्रकार से कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो वहाँ भी शिक्षक सहयोग करते हैं, वहाँ पर जाकर देखरेख करते हैं, जो सुविधाएं हो सकती है वो सुविधाएं प्रदान कराते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से। क्लियर है? आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होते हैं। यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें जो शिक्षक छात्र का अनुपात है 30 अगर विद्यार्थी हैं तो उसमें एक शिक्षक होने चाहिए। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात 35 पर 1, यानी 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अगर 30 विद्यार्थी हैं तो उसमें एक शिक्षक का अनुपात है, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये बढ़कर 30 से 35 हो गई है, 35 पर एक शिक्षक। आरटीई के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की जो संख्या है 200 से अधिक है तो शिक्षक और शिक्षार्थियों का जो अनुपात होगा, यानी कि आरटीई कहता है कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक अगर जो विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या है अगर 200 से अधिक होती है तो उसमें ये इस अनुपात को बढ़ाया जा सकता है। वो अनुपात 40:1, यानी 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त होंगे। क्लियर है? अगर वो संख्या बढ़ती है तो यानी कि जब वो संख्या 200 या 200 से अधिक होती है तब उस कंडीशन में 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रहेंगे। क्लियर? यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो उसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे 150 हैं तो उसके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। आरटीई के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करने होंगे। कितने? एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करने होंगे। आरटीई के अनुसार, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस, न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे हैं वो 800 घंटे और 200 दिन का है। जो कार्य दिवस रहेगा वो 200 दिन का, पूरे शैक्षणिक वर्ष में 800 घंटे और 200 दिन कार्य दिवस होंगे। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य, जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हैं वो 1000 होंगे और कार्य दिवस 220 दिन का होगा। क्लियर है? आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा शिक्षण तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब तक कक्षा शिक्षण में बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उससे पास होके आगे नहीं चला जाता है तब तक कक्षा 8 तक आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, निष्कासित नहीं किया जा सकता है। बच्चे को आप निष्कासित नहीं कर सकते, यानी बच्चे को कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरा करने के बाद ही वो स्वयं चला जाता है, किंतु अब बीच में आप उसको निकाल नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कि उसको निकाल दे तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो कक्षाएं होंगी, यानी जो विद्यालय होंगे वो घर के 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगी ताकि बच्चों को आने जाने में सुविधा हो सके। आरटीई 2009 कहता है जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो घर से 1 किलोमीटर की दूरी में हो, मतलब जो भी विद्यालय हो, यहाँ मान लीजिए विद्यालय है तो 1 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ की दूरी पे होने चाहिए ताकि जो विद्यार्थी आए उनको आने जाने में कोई असुविधा ना हो सके। क्लियर? इस अधिनियम के अनुसार स्कूल विकास के, यानी स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। ये जो 2009 की अधिनियम है आरटीई 2009, इसमें इसके अनुसार विद्यालय के विकास के अनुदान का जो खर्च होगा उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। वो बातचीत करेंगे कि विद्यालय को किस प्रकार विकसित किया जाए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। उन सभी पे बातचीत करने के बाद जो इस पे खर्च आएगा वो विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। क्लियर है? आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। यानी कौन सी शिक्षा के अंतर्गत पढ़नी, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, यानी सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करने की बात करता है 2009 अधिनियम अनुसार। यानी कि एक समावेशी कक्षा की व्यवस्था करता है जिसमें सभी विद्यार्थी एक साथ बैठकर एक ही छत के नीचे पढ़ सके, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, ऑरेंज बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, कोई भी बालक हो, एक साथ एक छत के नीचे बैठ के पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की। क्लियर? 2009 का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु स्तर के अनुसार अधिक समझाती है, मतलब आयु स्तर के अनुसार अधिक समझाती है। कक्षा कक्ष कैसा है? आयु स्तर के अनुसार अधिक समझाती है। यह प्रश्न पूछता है कि कक्षा कक्ष का क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए। कक्षा कक्ष आयु के अनुसार समझाती, आयु के अनुसार विषम जाति, क्लास के अनुसार समझाती और क्लास के अनुसार विषम जाति। तो हमेशा याद रखिएगा कक्षा कक्ष क्या होता है? आयु के अनुसार अधिक समझाती होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कक्षाएं होती हैं तो उस कक्षा में प्रवेश लाने वाले विद्यार्थियों की एक एज लगभग समान होती है, लगभग नियर अबाउट सभी की समान ही होती है, इसलिए कक्षा कक्ष जो अधिक आयु के अनुसार समझाती होती है। क्लियर है? आरटी 2009 के अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की जो व्यवस्था किया गया वो 18 वर्ष तक किया गया है कि जो भी दिव्यांग बच्चे होंगे उनको शिक्षा की मुक्त व्यवस्था 18 वर्षों तक होती रहेगी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐसा दस्तावेज है, क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है जो बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि यह जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में इस विषय पे चर्चा की जाती है कि जो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, यानी किस प्रकार पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत, यानी इसके अंतर्गत जो सिद्धांत सुझाया गया है, मार्गदर्शन के लिए जो सुझाया गया है वो निम्न प्रकार है, इस प्रकार है। इसके अंतर्गत पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, यानी कि रटने की जो प्रवृत्तियां हैं उस प्रवृत्तियां से दूर करना। विद्यार्थियों को रटने के बजाय समझने पर ज्यादा जोर देना है। रोट मेमोराइज को दूर करने का सुझाव दिया गया है कि इसमें विद्यार्थियों को रटने की जो प्रवृत्तियां हैं उसको खत्म कर दिया जाए, उसको दूर किया जाए, ताकि विद्यार्थी रटने की अपेक्षा उन चीजों को भली भांति समझ सके। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, और इसमें यह भी सुझाया गया है जो भी पाठचर्या बनाया गया हो वो केवल एक पाठ्य पुस्तक के रूप में ही ना हो, उसको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ना दे, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करे, ताकि वो अपने व्यवहार में उन नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कर सके, उसका अपने व्यवहार में प्रयोग कर सके, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। क्लियर है? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उन शिक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जोड़ा जाए ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके, उसका सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सभी प्रकार का विकास हो सके, सहयोग की भावना विकसित। देखिए, जब विद्यालय में केवल बुकिश नॉलेज दिया जाएगा, जब तक बुकिश नॉलेज दिया जाएगा तब तक विद्यार्थियों में ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि
पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को जोड़ा जाए, ताकि विद्यार्थियों के अंदर इन सारी गतिविधियों के माध्यम से उनमें उनका विकास किया जा सके। क्लियर है? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। इसमें यह भी सिद्धांत दिया गया या सुझाव दिया गया, इसमें जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होकर राष्ट्र के प्रति आस्थावान बने। क्लियर है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के जो प्रमुख सुझाव है, वहां पे मार्गदर्शी सिद्धांत दिया गया था। अब इसके लिए जो सुझाव दिया गया है वो इस प्रकार है। पहला कि बालक सक्रिय यानी चाइल्ड एक्टिव हो। बालक क्या कोई काम करे, सक्रिय रूप से काम करे, क्योंकि सक्रियता, जब तक सक्रिय रह के कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को जल्दी सीखते हैं और परमानेंटली सीखते हैं। यह स्वयं से जाने और सीखने और नई नई चीजों को आजमाने, तोड़ फोड़ करने, गलतियां करके स्वयं सुधार करके सीखते हैं। जब बच्चे एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, अगर आप उसको खिलौना देते हैं, कुछ दिन तो खेलता है, एक दो बार खेलता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर तोड़ के जोड़ता है, यानी कि तोड़ना फिर जोड़ना। तो इसी प्रकार अगर बच्चों को जब सक्रिय रहेंगे तो कोई भी काम करेंगे, एक्टिव रूप से काम करेंगे, उस कार्य को खुद करके सीखेंगे, चाहे वो गलतियां करेंगे, गलतियों के सुधार भी करेंगे, खुद गलती करेंगे तो फिर खुद सुधार करेंगे, तो उससे वो ज़्यादा अनुभवी होंगे। तो वो जो गलती करके सीखेंगे वो परमानेंटली सीख जाएंगे, फिर दोबारा उस तरह की गलतियां नहीं आएगी। क्लियर है? सीखना सक्रिय लर्निंग वो सामाजिक गतिविधि है। सीखना सक्रिय लर्निंग और सामाजिक गतिविधि। देखिए, बच्चा सीखता है तो बच्चे का ये सोशल दायरा हो जाता है। विद्यालय में अगर सीख रहा है तो विद्यालय उसका एक सामाजिक दायरा हो जाता है। अब सामाजिक दायरे के अंदर वहाँ पे शिक्षक होंगे और विद्यार्थी साथी समूह होगा, तो वो ये सभी एक इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सभी इन्वायरमेंट के अंदर वो लर्निंग कर रहा है, तो सक्रिय रूप से लर्निंग कर रहा है और ये उसकी सामाजिक गतिविधियां हैं। अब इसके अंदर रहकर जो भी गतिविधि कर रहा है, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सीख रहा है। सीखने की यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी सीखने की जो यांत्रिकता उसको बार बार नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। अगर सीखने को डर से जोड़ दिया जाएगा तो बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य करेगा। जब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा तो वो स्वतंत्र रूप से सीखेगा भी नहीं, वो डरता रहेगा हमेशा। तो अनुशासन, अब सोचिए कि एकदम कठोर अनुशासन बना के सिखाया जाए तो अभी बच्चा नहीं सीख पाएगा। बच्चे के लिए एक इंटरेस्टेड माहौल दिया जाए, एक फ्रीडम माहौल दिया जाए, ताकि बच्चा जो भी सीखे वो संतुष्टि के साथ सीखे, जो भी कार्य करे संतुष्टि के कार्य करे। आप शिक्षक का कार्य हो जाएगा उसका मार्गदर्शन करना, उसका देख रेख करना, उसको सही दिशा निर्देश प्रदान करना। क्लियर है? विद्यालय को यानी बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, यानी कि सभी जगह क्या माना जाए? महत्वपूर्ण माना जाए। चाहे घर हो, विद्यालय है, स्कूल हो, समुदाय हो, हर जगह उसको महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। जब बच्चे को महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है? विद्यार्थी को यानी बालक को सर्वोपरि मान रहा है कि यानी विद्यालय को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। कहाँ पे? विद्यालय हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, अगर हम उसको कुछ सिखा रहे हैं तो उसको ही मुख्य मानकर सिखाएंगे, यानी उसकी जो भाषा संस्कृति है उसको भी सम्मान देनी चाहिए। ये सुझाव दिया गया। प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यानी कि जो पाठ्यक्रम, जो प्राइमरी स्तर पे पाठचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ये सुझाव दिया गया। क्लियर है? अगला, बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। मल्टीलिंगुअल में जहाँ पे बहुभाषी क्लास है वहाँ पे वो त्रिभाषा सूत्र का अनुकरण करता है, क्योंकि अगर बहुभाषी क्लास है तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी के समझ में आए, एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी को समझ में आए। तो एक ऐसी भाषा को स्थान दिया गया, वो अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया गया है। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी सभी के समझ के लिए है। अब दूसरी भाषा मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी भाषा है जो हिंदी
भाषी क्षेत्र से होंगे, जो हिंदी भाषा जानते होंगे उनके लिए होगा। अब एक उनका लोकल लैंग्वेज, जो बहुभाषी क्षेत्र से आए हुए हैं, एक उनका अपनी लोकल लैंग्वेज है जिस भाषा में वो बात करना चाह रहे हैं। तो मल्टीलिंगुअल कक्षा में ये 3 भाषा सूत्रों को वकालत करता है। क्लियर है? और इसमें सीखने के, यानी सीखने के, जो भाषा सीखने के जो कौशल की बात करते हैं वो 4 रूपों में करते हैं। यानी कि भाषा का जो कौशल है, भाषा शिक्षण का जो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखना। ये जो क्रम है शुभोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा शिक्षण का क्रम है। इसको इसी तरीके याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, न कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। ये क्रम उल्टा हो जाएगा। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 लिखना, ये नंबर 4 पे आता है पढ़ना। ये क्रम है, इस क्रम को हमेशा याद रखिएगा। एक शॉर्ट में याद रखिएगा, शुभोपल्ली। शुभोपल्ली का मतलब सुनना, बो का बोलना, प का पढ़ना, ली का मतलब लिखना। शुभोपल्ली। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना है उसको ज्ञान नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? कि कोई भी सूचनाएं सही भी हो सकती है, सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। तो किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। उस सूचना को ज्ञान तब माना जाए जब उसकी वास्तविकता की जांच हो जाए, जब उस पता चल जाए, उसकी वास्तविकता पता चल जाए कि नहीं ये सूचना ज्ञान के रूप में मानी जा सकती है, तभी माना जाए, अन्यथा नहीं। क्लियर है? विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, यानी कि जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है उनमें जो शिक्षण सूत्र अपनाए जाए वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूढ़ से अमूढ़ की ओर इत्यादि, ये सारे शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक रूप में प्रयोग किया जाए ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समझ हो सके। क्योंकि विद्यार्थी ज्ञात से अज्ञात की, यानी कि जो विद्यार्थी पहले जो चीजें जानते हैं उन चीजों से लिंकअप करते हुए जो चीज नहीं जानते हैं उस तरफ आगे हम बढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को समझ बिकता रहे। अगर जो चीज नहीं जानते पहले उसी को बताते तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस तरह के जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण सूत्र हैं, उसको अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए। क्लियर है? सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी कि शिक्षण कार्यों के लिए जो सजा और जो पुरस्कार की भावना है इसको सीमित कर दिया जाए, कम से कम जगहों पर इसका प्रयोग किया जाए। कम से कम अगर आवश्यकता हो तभी, अन्यथा नहीं। हमेशा नहीं कि हमेशा बच्चों को मारकर समझाना चाहिए, डांट कर, ऐसा नहीं। सजा की भावना से नहीं, या फिर हमेशा को रिवार्ड देंगे रहेंगे, रिवार्ड देंगे, ये सारी चीजें दूर रखा जाए, इसको कम किया जाए, सीमित किया जाए। जहाँ पे बहुत ही जरूरत हो तब वहाँ पे इस तरह की कार्य किया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी कि जो ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के पेरेंट्स को भी को करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना, शिक्षण के साथ साथ जो पाठ्यक्रम क्रियाएं होती हैं उसमें शिक्षक विद्यार्थी के अभिभावकों को भी जोड़े ताकि अभिभावकों को भी पता चले अपने बच्चों की जो टैलेंट हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको भी पता चले, ताकि वो भी इनको सपोर्ट करे, ताकि वो और अधिक बेहतर कर सके। क्लियर है? विशाल पाठ्यक्रम, यानी जो विशाल पाठ्यक्रम करने का मतलब कि पाठ्यक्रम को इतना ज्यादा लेंथी बना देना और मोटी मोटी किताबें प्रणाली क्लास में लागू कर देना, ये सब असफलता का प्रतीक है। अब जितनी मोटी मान लीजिए किताब है, बहुत सारी मोटी किताब हमने लगा दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, ये मोटी किताब है, बच्चे को मोटी किताब पढ़ने के लिए लगा दिया और बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रहा है, मोटी किताब बनाती है। तो अब ये या इसके जो करिकुलम है, इसके जो टॉपिक हैं वो बहुत ही लेंथी है, बड़े बड़े टॉपिक, 10 पेज के एक टॉपिक है। तो अब बच्चा पढ़ने में बोर हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ऐसे पाठ्यक्रम से बचा जाए, ऐसे टॉपिक से बचा जाए और ऐसे किताबों से भी बचा जाए, क्योंकि ये असफलता का प्रतीक होता है। विद्यार्थियों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, जिस स्तर पे, जिस क्लास के लिए, उन्हीं पाठ को सम्मिलित किया जाए और ये भी ध्यान रखा जाए कि जितनी जरूरत हो उसके आधार पे पाठ को निर्धारित करें। विशाल पाठ निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अगली बात आती है, अगला सुझाव जो है, मूल्यों का उपदेश देकर नहीं। खाली विद्यार्थियों को मूल्यों का उपदेश देना ही संभव नहीं है, यानी कि खाली मूल्यों का उपदेश दीजिए, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना, ऐसे नहीं।
मूल्यों का उपदेश न देकर लर्निंग इन्वायरमेंट देकर शिक्षण कार्य कराया जाए। जब बच्चों को एक लर्निंग इन्वायरमेंट देंगे तो शिक्षक फ्रीडम माइंड से स्वतंत्र तरीके से वो सीखेगा, वो सीखेगा, वो फ्रीडम तरीके से स्वतंत्र रूप से वो पढ़ने सीखेगा और समझेगा। पुस्तकालयों में बच्चों को जो पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए, यानी पुस्तकालयों में जो पुस्तक सुनते हैं, यानी जाते हैं कि लाइब्रेरी में जाए, लाइब्रेरी से पुस्तक मिल जाएगा, तो लाइब्रेरियन रहता है, पूछता है कौन सा बुक चाहिए, वो दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है। इन विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो इनको अवसर दिया जाए कि अपने शिक्षा अनुसार पुस्तक का चुनाव कर सके। क्लियर है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पे सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि आजकल जो होता है विद्यालयों में, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एक मनोरंजन के रूप में देखते हैं। खाली कोई भी फंक्शंस आए, ओकेजन्स आए, उस पे एक मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रख देते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम को केवल मनोरंजन के रूप में ना देखे, सौंदर्य बोध आदि को भी बढ़ावा दिया जाए। क्लियर है? शिक्षकों को अकादमिक यानी संसाधन, नवाचार, इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाया जाए। यानी कि शिक्षक को जो अकादमिक से संबंधित, यानी स्कूल विद्यालय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित जो भी इनोवेशंस या जो भी मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को समय से पहुंचाया जाए ताकि उसका उपयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ नवीन ज्ञान दे सके। क्लियर है? समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दे। यानी जो समुदाय है, उन समुदाय को, समुदाय के लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर प्रदान करे, ये सुझाव दिया गया। मानसिक स्तर एवं योग्यता, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अब पाठ्यक्रम का जो निर्धारण कर रहे हैं तो इन बच्चों के जो मेंटल लेवल है और इनकी जो एबिलिटीज है, तो उन एबिलिटीज और इनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के उन पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए ताकि जिस स्तर के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं वो उनके ज्ञानवर्धक में सहायक हो सके। क्लियर? बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या है। यानी कि जो भी पाठचर्या बनाया जाए इन बालकों के ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, सभी प्रकार का विकास करे, चाहे वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, भाषाई हो, सांवेगिक हो, सभी प्रकार का विकास, आध्यात्मिक हो, मतलब सभी प्रकार का विकास करे, ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसे पाठ्यक्रमों को बनाया जाए या रखा जाए। क्लियर है? सभी विद्यार्थी होती समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी कि जो इन्वायरमेंट तैयार किया जाए, विद्यालय का जो इन्वायरमेंट हो वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हो जिसमें सभी विद्यार्थी बैठकर पढ़ सके, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे औसत बालक हो। सभी बालक विशिष्टता में, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, कमजोर छात्र हो, अल्प बुद्धि बालक हो, किसी तरह का बालक हो, हैंडीकैप हो, कोई भी बालक हो, सभी बालक एक साथ बैठकर पढ़ सके। क्लियर? एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 5 विधियों पर जोर देता है। वो विधि निम्न प्रकार है या इस प्रकार है। नंबर 1, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि ये जो फ्रेमवर्क है इसमें इस बात पे अधिक जोर दिया जाता है कि इसमें जो शिक्षण विधि अपनाया जाए वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी विद्यार्थियों को करके सीखने के अवसर दिया जाए। जब करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा अस्थायी होगा। क्लियर? निरीक्षण द्वारा सीखना, विद्यार्थियों को निरीक्षण करने दिया जाए, जब वो देख निरीक्षण करके सीखेंगे वो भी लर्निंग, अस्थायी लर्निंग होती है, वो भी लर्निंग को समझेंगे। परीक्षण द्वारा, टेस्ट के द्वारा सीखने के अवसर दिए जाए। सामूहिक विधि द्वारा सीखने, यानी समूह में सीखने के अवसर दिया जाए। सभी एक दूसरे को जानेंगे, जब एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे के विचारों को भी जानेंगे, एक दूसरे में सहयोग की भावना भी विकसित होगी, तो एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, आपस में सहयोग की भावना विकसित होगी। क्लियर है? और मिश्रित विधि, मिश्रित विधि यानी सभी विधियों को सम्मिलित करके सिखाया जाए, किसी पार्टिकुलर एक विधि के आधार पर विद्यार्थियों को नहीं सिखाया जाए। क्लियर है? एनसीएफ में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, यानी कि शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि शिक्षक केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है, बल्कि वह एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में है। ये शिक्षक केवल एक ज्ञान का ही सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है, बल्कि यह शिक्षक एक सुगम करता है, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए एक सुगम करता है, फैसिलिटेटर के रूप में है, जो सूचनाओं को अर्थबोध, सूचनाओं को अर्थ या उसके बोध में बदलने की प्रक्रिया
बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। यानी शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला ही नहीं है, बल्कि वो एक सुविधा के रूप में है, एक सुगम कर्ता के रूप में है, एक सहयोगकर्ता के रूप में है, जो किसी भी सूचनाओं को विद्यार्थियों को समझने, उसके अर्थ को समझने, उस प्रक्रिया को विद्यार्थियों को किस प्रकार समझना है, उसके विविध प्रकार के उपाय करने के लिए बच्चों के लिए एक सहयोगपूर्ण कार्य के रूप में करता है। शिक्षक एक सहयोगी के रूप में है, एक फैसिलिटेटर के रूप में है, एक सुगमकर्ता के रूप में है, सहयोगकर्ता के रूप में है। क्लियर है? तो आज हमने जाना एनसीएफ और आरटीई। क्लियर है? एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।